हेलो एवरीवन, मैं माया शर्मा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 11.2। हमारा प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो प्लीज आप पीछे की क्लास को वॉच कीजिए ताकि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। अब हम करते हैं 11.2, लेकिन प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इसका परिचय पाठ करेंगे ताकि हमें क्वेश्चनों को करने में आसानी हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र काम आएंगे हमें। तो पहले हम अपन क्वेश्चन को देख ले, सूत्रों को देख लेंगे ना, तो क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाती है हमें। देखो इसमें कौन कौन सा चतुर्भुज देखने को मिलेगी। कोई भी आकृति होती है तो समलंब की आकृति, समलंब चतुर्भुज होता है ना, उस टाइप से आकृति भी हो सकती है। सम चतुर्भुज की जैसे भी आकृति हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जब भी क्षेत्रफल परिमाप कुछ निकालेंगे तो हमारे पास में आकृतियां किसी भी रूप में हो सकती है। तो सबसे पहले हमें उनके सूत्र जानने जरूर है। सूत्र जब अपन पहचान जाएंगे, सूत्र याद हो जाएंगे, तो अपन उनका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने मोस्ट ऑफ इसमें यही देखिए, समलंब, सम चतुर्भुज या कोई सामान्य चतुर्भुज है। तो अपन एक बार जो जो हमारे मेरे सामने है ना, मैंने वो सारे सूत्र क्या करे बोर्ड पे आप लोगों की सुविधा के लिए लिख लिए। तो मैं आपको एक एक करके उनको समझा देती हूँ। पहला हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसकी भुजाएं होती है ना समांतर, कोई भी दो समांतर भुजाओं से कोई भी दो समांतर भुजाओं का जो एक जोड़ा है ना, जैसे मान लो ये है, अभी ये इस प्रकार से मान लो कोई चतुर्भुज है। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी चतुर्भुज होता है ना, भुजाओं का कोई भी एक जोड़ा क्या होता है, एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। जैसे ये वाला है, इसको आप इधर ऊपर लेके जाओगे तो ये दोनों कहीं पे भी, ये भुजाएं कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं। इनको आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, लेकिन ये वाली भुजाएं ना दोनों, ये क्या है, कहीं पे भी जाके नहीं मिलती। ऑलरेडी हमें पता है कि समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है। उसमें क्या होता है, जो उसकी भुजाएं होती है ना, उसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। अपन को क्लियर है। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखो इसका सूत्र होता है ऊंचाई फिर गुणा समांतर भुजाओं का योग बटा 2। यानी कि जो भी उसके समांतर भुजाओं का युग्म है, समांतर भुजाएं हैं, उनको जोड़ना, उसमें 2 का भाग लगा देना है। भाग लगा के हमें क्या करना, ऊंचाई से गुणा कर देना है। आप हिंदी में याद करना चाहो तो ये वाला याद करो, नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, एच फिर ब्रैकेट लगा के a प्लस बी बटे 2। यानी a प्लस बी का मतलब क्या, समांतर भुजाएं है ना, उन दोनों को जोड़ना है। फिर क्या करना, उसमें 2 का भाग लगा देना है और बाद गुणा कर देना है ऊंचाई से। ऊंचाई का मतलब क्या है, उन दो समांतर भुजाओं की, जो समांतर भुजाएं है ना, उनके बीच की लंबवत दूरी। जैसे मान लो ये भुजा है, ये वाली, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यानी ऐसे कितनी दूरी है इनके बीच की, वो वाली दूरी। समांतर भुजाएं हैं, उनकी दो समांतर भुजाओं, इनकी लंबाई कितनी है, a प्लस बी, यानी उनको जोड़ना है, 2 का भाग लगा देना है, फिर ऊंचाई से गुणा कर देना है। वैसे अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं हर एक क्वेश्चन का एग्जांपल नहीं ले सकती। परीक्षा पार्ट में अगर एग्जांपल लेके आपको क्वेश्चन करवाओगे तो आपकी प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम, और बड़े बड़े भी क्वेश्चन है, तो हम उसी में क्वेश्चन करके सीखेंगे, ठीक है ना। अभी बस इतना सा आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, सूत्र ये वाला होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, a प्लस बी क्या है, समांतर भुजाओं की जो लंबाई है ना, वो है एच, क्या उनके बीच की दूरी बोल दो या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड वाला आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कौन सा होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अब सम चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्ण बोल दो, या फिर आप क्या बोल सकते हो कि भाई अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा डी। ये D1 बोल सकते हैं, इसको D2 कर देना, कुछ भी कर सकते हो। या फिर मैं तो आसान भाषा में यही याद रखती हूँ कि, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि विकर्णों का गुणनफल करके उसका आधा कर दो। 2 विकर्ण दिए ना समांतर चतुर्भुज के, दोनों को गुणा करके उसमें 2 का भाग लगा दो। ये वाला भी सूत्र आप याद कर सकते हो, विकर्ण का गुणनफल करके उसमें 2 का भाग लगा सकते हो। लेकिन मुझे तो हमेशा से ये सूत्र अच्छे से याद होता है, समझे, तुम कहते हो 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण, बहुत आसान है ये वाला याद करना। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, जब कोई हमें सामान्य चतुर्भुज या कोई जनरल चतुर्भुज दिया है, उसका सूत्र भी अगर हमें पता हो तो अभी आएगा हमारे क्वेश्चन में। तो उसका सूत्र कैसे होता है, मान लो जैसे कोई, तो हमें कोई सामान्य चतुर्भुज दिया होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो ये 20 के अंदर वाला कुछ भी नहीं है, ये केवल एक इस प्रकार से चतुर्भुज ही है सामान्य, ये अंदर वाला ना, ये कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या कर लेंगे, अब एक विकर्ण खींच लेंगे इस प्रकार से, उसको 2 भागों में बांट देंगे। विकर्ण खींचते ही हमारे पास 2 त्रिभुज बन जाएगी, एक ये वाला एक ये वाला। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण की लंबाई क्या, 5.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे जो भी इसका है सीट, इसको यहाँ से मिला देंगे
और इधर वाले से इसको यहाँ से मिला देंगे, और इसकी लंबाई क्या 2.5 सेंटीमीटर है, इससे 1.5 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो विकर्ण है ना, ये तो हमारा कहलाता है डी। ये जो हाइट है ये ऊपर, इसको नाम दे देते हैं H1, इधर वाले को दे देते हैं, इधर वाले को दे देंगे H2। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1/2 डी, फिर ब्रैकेट 1 यानी H1 प्लस H2, यानी कि हमें दो चाहिए ना, H1 H2 उनको जोड़ना है, और डी यानी विकर्ण के माप से गुणा कर देना है, फिर 2 का भाग लगा देना है। तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारे क्वेश्चन करेंगे ना जब काम आएगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से फॉर्मूला एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको मैं एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलता है। जैसे मान लो आपको ऐसे दे दिया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया, जैसे क्षेत्रफल दे दिया आपको 400, ठीक है ना। एक विकर्ण की लंबाई दे दी आपको, एक विकर्ण की लंबाई दे दी 20 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण आपको नहीं दिया कि दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है, जो भी हमारा सूत्र है ना, उसमें जो जो चीजें दी है ना, हमें वो चीजें सब रख देनी है। जैसे हमें क्षेत्रफल दिया तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र जैसे है ना, वैसे के वैसे हमें लिख देना है। सूत्र क्या है, 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण। अब देखिए इधर हमारा समचतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो गया। अब हमें दिया ये वाला, तो ये वाला है तो यहाँ पे 4 से रख दो, बराबर 1/2 गुना एक विकर्ण दिया हमें 20 है, दूसरा नहीं दिया तो हम उसकी जगह विकर्ण ही रख देंगे। फिर देखो हमें पता है कि कोई भी जब संख्याएं किसी के गुणा में होती है, हम जब बराबर की इधर या उधर लाते हैं तो भाग वाली गुणा में, गुणा वाली भाग में चेंज होती है। विकर्ण की गुणा में क्या 20 है तो आ जाएगा भाग में क्या 2 आ जाएगा गुणा में, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 400 गुणा 2 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा, इधर रह जाएगा विकर्ण। अब आप विकर्ण का मान निकाल सकते हो, 2 से 2 यानी विकर्ण क्या आएगा 40, तो दूसरा वाला विकर्ण क्या आ गया 40। इस प्रकार से अपन को एक विकर्ण दिया है तो अपन दूसरा विकर्ण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी प्रश्नावली के क्वेश्चन। ओके, देखिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है ना, वो एक मेज पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दिया है कि मेज की जो है ना उसकी भुजाएं होती है ना, वो क्या है, वो मेज के साथ का समलंब के आकार का है। तो उसकी जो भुजाएं की है ना, भुजाओं का माप हमें दिया ना समांतर भुजाएं। समलंब में क्या होता है, दो भुजाएं समांतर भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, जो भी समूह भुजाएं होती है उनमें एक युग्म क्या होता है समांतर होता है। तो उसमें क्या जो भी वो है ना, उन दोनों के माप क्या 1 मीटर और 1.2 मीटर। समूह भुजाएं ना जो समांतर है, उनका जो युग्म है उनमें एक तो क्या है 1 मीटर के, एक है 1.2 मीटर के। तो हमें हमारा ये वाला तो मिल गया समांतर भुजाओं का योग, इसका तो मिल गया। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 1 + 1.2, ओके, बटे में 2 है। यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या, तो जो हमारी वो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी तो ऊंचाई है। से मान लो आपको मेज दिया है, अब मेज में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच की दूरी दी है, यहाँ से यहाँ तक की वही तो दिया आपको 0.8 मीटर। तो हमें वही पता है ना ऊंचाई क्या, उन दोनों के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वही ऊंचाई होती है हमारी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है 0.8 मीटर। तो जो हमें जो जो दिया ना वो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे पहले, समांतर भुजाएं बराबर 1 मीटर तथा 1.2 मीटर, ओके। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या फिर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसको आप ऊंचाई में बोल सकते हो, ठीक है ना। ऊंचाई बराबर क्या 0.8 मीटर। अब हमें क्या करना है, केवल आंसर निकाल लेना है क्वेश्चन में रखे। तो हम क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई क्या है 0.8, भुजाएं क्या है 1 और 1.2, बटे में क्या है 2, यानी दोनों भुजाएं ना समांतर भुजाओं वो उनको जोड़ लेना है, 2 का भाग लगा देना है। अब देखो 0.8 तो जैसा ये 1 करेंगे, अब देखिए 2.2 बटा 2, इनको जब सोल्व करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा 1.1, 0.8 गुना 1.1, इसको 11 को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 8 88। लेकिन इसका 10 कहाँ पे सट जाएगा 2 अंक से पहले, क्योंकि एक तो देखो इसका 1.1 का, एक इसका 1 रहे 2, तो 10 कहाँ पे आ जाएगा इस 8 के पहले आ जाएगा।
इधर लगा देंगे अपन 0। तो हमारे पास में इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, 0.88 मीटर में है। क्या है, मीटर में है ना, तो वर्ग मीटर। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी क्षेत्रफल बोल दो किसमें आता है, वर्ग मीटर। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करेगा। हमें जब भी, मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी मतलब क्वेश्चन आपको दिया हो, उसमें आपको क्षेत्रफल दे दिया यार, सब चीजों में से केवल एक चीज नहीं दी है, या परिमाप दे दिया यार, एक चीज नहीं दी, तो अपन उसे आसानी से जो चीज नहीं देना वो निकाल सकते हैं। इसी में सेम वही किया गया, उसका क्षेत्रफल में दे दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्ग सेंटीमीटर बोल दो या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दो, दोनों एक ही। वर्ग का मतलब क्या है, 2 बार गुणा करना। स्क्वायर का मतलब भी क्या है, 2 बार गुणा करना। ये स्क्वायर इंग्लिश में लगाया हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, सीएम स्क्वायर कर दिया, इसमें लिख दिया सीएम स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करोगे, या मैंने लिख दिया वर्ग सेंटीमीटर, तो क्या है, ये भी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर ही है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने जो इकाई है ना, फर्स्ट वाले में, वो मैंने वर्ग मीटर लेकर आई है, आंसर में मीटर स्क्वायर दे रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वापस से। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें दे दिया है समलंब का क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल क्या है, समलंब, इसको अपन बाद में लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे ना एक्चुअल में, वहीं पे लिख देते हैं। तो हम लिख लेते हैं ऊंचाई बराबर है 4 सेंटीमीटर, है ना। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई बराबर, एक भुजा की लंबाई बराबर, लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा अपन को दी नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे उसकी जगह क्वेश्चन मार्क, और हमें क्या दिया है, समलंब का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र जैसा होता है ना, वैसे अपन जैसे करते हैं ना सूत्र लगा के, वैसे एक बार सूत्र लिख देना है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या लिखते हैं, ऊंचाई पहले आती है, फिर क्या होता है ना, आप या तो h लिख सकते हो, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में ही लिख लेते हैं, समांतर भुजाओं का योग। अगर शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आप वो h a+b/2 भी कर सकते हो। ऊंचाई हमें क्या दी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि हमें एक भुजा तो दी है, तो एक भुजा तो क्या है 10 प्लस दूसरी भुजा बटे में 2। अब देखो हमें एक चीज और दी, इधर हमें समलंब का क्षेत्रफल भी दिया, वो भी हमें लिख देना, क्या दिया 34। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 2 है ना, ये क्या है, इसके भाग में है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 34 गुना 2 बराबर 4 गुना 10 प्लस, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो इसको ये ए है ना, इसको बी बोल देते हैं अपन, है ना, इजी हो जाएगा, बी बटे 2। 2 तो इधर लेंगे ना, 2 को छोड़ दो, 34 गुना 68 बराबर, इसको इसे गुणा करो, 4 को 10 से करोगे तो 40 प्लस 4 बी। अब हम क्या करेंगे, इसको 40 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 68 माइनस 40 बराबर 4 बी। 68 में से घटा दो, 8 में से 0 गया तो 8, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बराबर 4 बी। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, 28 बराबर 4 से भाग में आ जाएगा, तो बी बराबर 28/4, बी बराबर क्या हो जाएगा 7/28, यानी 7 मीटर में है, सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं करना, जो हमें क्वेश्चन ने दिया ना, वो पहले पहले उसके साथ पे रख देना है, सूत्र लगा दो, सूत्र में जो जो चीजें दी है वो सब चीजें रख दो। क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया, ऊंचाई दी, ऊंचाई रख दी। समांतर भुजाओं का योग में से मैं 2 में से एक ही दी है, तो जो दिए वो रख देते, दूसरे वाली ए होती है, बी होती है, बी रख देते हैं, प्लस 2, सॉरी बटे में 2 है, तो पैसा का पैसा लिख दो। अब ये इसके भाग में, तो इसको क्या करेंगे अपन इधर ले आएंगे, किसमें आ जाएगा 34 के गुना में, ये हो गया 34 में 68। इधर देखो क्या ये गुना में है इसके पूरे ब्रैकेट के, तो इसको गुना करो, 4 को 10 से करेंगे तो 40, 4 को 20 से करेंगे तो 4 बी।
अब ये फिर से इधर आ जाएगा 68 के इधर, वो 4 भी उधर आ जाएगा, इधर आके घटाएंगे तो आ जाएगा 28, इधर 4 भी। अब ये फिर से 4 के गुना में है तो बी को उधर रख लेंगे, 4 को भाग में ले आएंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है, एक समलंब के आकार के खेत एबीसीडी के बाड़ की लंबाई हमें दे दी कितनी 120 मीटर। यानी कोई भी आकृति है अगर आप उसके बाड़ लगाई हुई है, तारबंदी करें, उसकी पूरी की लंबाई अगर आपको दे दी है, इसका मतलब हमें क्या दे दिया, उस खेत का या कोई भी बाड़ा है उसका क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया। मैंने आपको परिचय पाठ में भी समझाया था, कोई भी बंद आकृति होती है उसका परिमाप क्या होता है, उसकी बाहरी सीमा होती है ना, उन सब की लंबाई का योग क्या होता है, उसका परिमाप होता है। तो मान लो ये समलंब के आकार का खेत है, खेत है ना, ठीक है। अब इसके बाढ़ लगाई हुई है ये वाली, इस बाढ़ की पूरे की लंबाई हमें क्या दी थी 120 मीटर। अब हमें इसमें क्या देना है कि अलग अलग जब अपन देखें इसकी पूरी की परिमाप या इसकी बाढ़ की लंबाई दी थी हमें 120 मीटर, लेकिन जब इसकी अलग अलग भुजाओं को जब अपन देखें तो इसमें से ये वाली भुजा हमें नहीं दे, तो ये वाली अपन कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि परिमाप क्या होता है इन सबका टोटल, तो इन सब के टोटल में से इन तीनों को टोटल करके निकालेंगे तो ये वाली हमारे पास में आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या दिया है, यदि 20 से 48 सेंटीमीटर है, CD 17 है, AD 40 है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल निकालना। तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब के आकार, उसका सूत्र क्या होता है, ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग बटा 2। तो ऊंचाई का तो हमें पता है, ऊंचाई क्या होती है, ये वाली इन दोनों जो समांतर भुजाएं होती है ना इनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब हमें ये वाली चाहिए समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दोनों समांतर भुजाएं, तो इन दोनों का टोटल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका माप निकालना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, खेत ABCD का परिमाप बराबर क्या है 120 मीटर। अब हम क्या लिखेंगे, BC बराबर 48 सेंटीमीटर, CD बराबर 17 मीटर, एक सेकेंड मीटर में है ना, सब मीटर में ही है। AD बराबर है 40 मीटर और हमें क्या नहीं दिया है, AB नहीं दिया, तो AB बराबर हम कर देंगे क्वेश्चन मान। अब हम क्या लिखेंगे, ABCD या चतुर्भुज, या हम क्या लिख सकते हैं, खेत क्या है, समलंब। समलंब ABCD का परिमाप बराबर कितना है हमारे पास में 120 मीटर। अब परिमाप हमारे पास में दिया 120 मीटर, और परिमाप में हमें क्या करना पड़ता है, सारी भुजाओं को जोड़ना पड़ता है। सारी भुजाएं हमारी क्या है, BC प्लस CD प्लस AD प्लस AB बराबर 120। इन सबका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, यही होता है परिमाप का सूत्र, इन सबका टोटल जो हमें दिया उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें ये तो दिए, देखो ये 48 दी है प्लस ये 17 दी है, ये 40 दिए, लेकिन ये वाली नहीं दिए, ये वाले अपन रख देंगे AB की जगह AB ही रख देंगे। हम क्या करेंगे, AB को तो इधर रख लेंगे, इन सबको जोड़ के उधर लेके जाएंगे। तो 120 माइनस इनको जोड़ लो, 40 40 80 80 और 8 88 89 90 90 और ये हो जाएंगे 100 और 105। अब घटा दो, 105 घटाएंगे तो आएगा 100 सॉरी 15। तो इसका माप कितना आ जाएगा 15 मीटर। AB यानी ये वाली आई है ना, ये हमारी आ गई 15 मीटर। यानी कि जो समांतर भुजाएं है ना, ये वाली समांतर भुजाएं मैंने आपको क्या बोला था, कौन सी होती है, जो कहीं पे भी कोई भी सामने की भुजाएं है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलती है, तो ये वाला जोड़ा क्या है इसमें, समलंब में क्या है समांतर, ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ाओगे ना, इधर बढ़ा लो तो उधर बढ़ा लो, किधर भी नहीं मिलेगा। तो ये वाली समांतर है, तो इन समांतर भुजाओं का योग, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच की दूरी, ये दूरी अपन ने निकाल ली। अब हमें आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम कहाँ निकाले थे, एक बार इधर, समलंब ABCD का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, इसके बटे में 2। ये बटे में देखो पूरे के कभी भी मत कर देना कि आप इन दोनों को जोड़ दिए इसे गुणा करके फिर 2 का, नहीं,
जो भी समांतर भुज है ना उनको जोड़ लो, फिर 2 का भाग लगा दो, फिर उसको ऊंचाई से गुना करना है। ऊंचाई क्या है, यानी ये वाली, इनके बीच का अंतर क्या है 15। 15 गुना समांतर भुजाओं का योग यानी इसका और इसका 40 प्लस 48 बटे में 2। अब सोल्व कर लो। 15 तो है जैसा का जैसा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 40 80 और 8 88 बटे 2। फिर क्या आएगा 15 गुना, तो काट दो ये 4 और 4, तो क्या आ जाएगा 15 चौके 60, 10 में 8 6, 15 चौके 60 6 66, यानी कि 660 मीटर में है ना, तो आप मीटर स्क्वायर भी पूछ सकते हो या वर्ग मीटर भी बोल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा 660 मीटर स्क्वायर। एकदम आसान है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये वाला कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4, जब मैंने परिचय पाठ में आपको समझाया कि कोई भी आपको ऐसे सामान्य चतुर्भुज दे दिया है, समचतुर्भुज नहीं है, समलंब भी नहीं है, ऐसे कोई चतुर्भुज दे दिया है, उसका जब आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो उसका सूत्र क्या होता था हमारे, 1/2 गुणा डी, यानी जो आधार था या विकर्ण था वो, गुणा में क्या था ब्रैकेट में h1 प्लस h2, यानी दो जो उसकी ऊंचाइयां थी वो, यानी कि कोई भी चतुर्भुज है उसमें सबसे पहले क्या करा उसको 2 भागों में बांट दे, किससे एक विकर्ण खींच के। जैसे ये वाला चतुर्भुज आपको इसका चित्र भी दिया है, ये चतुर्भुज था, इसको क्या करा इसमें बीच में विकर्ण खींच के इसको 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांटे, ये एक ऊपर त्रिभुज बन गया, एक नीचे बन गया। फिर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 13 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की है 8 मीटर, और ये जो विकर्ण है ना इसकी लंबाई कितनी है 24 मीटर। तो इसका सूत्र अपन के पास में क्या था, अपन क्या लिखेंगे, विकर्ण चतुर्भुज के खेत का विकर्ण बराबर क्या है 24 मीटर। अब h1 यानी ऊंचाई है, इसको नाम दे देते हैं h1 बराबर क्या है 13 मीटर। ऊंचाई जो हमारी है h2, उसको नाम दे देते हैं अपन h2 है वो क्या है 8 मीटर। तो जो विकर्ण है ना इसको हम क्या बोलते हैं d। ठीक है ना, आसानी हो जाएगी। अब हमारा जो सूत्र है इसको अपन नाम दे दिए ABCD, तो हम क्या लिखेंगे खेत चतुर्भुजाकार है खेत, तो हम लिखेंगे खेत ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना डी, फिर ब्रैकेट में क्या था h1 प्लस h2। मैंने बोला था ना आपको कि कोई जनरल आपको अगर नाम नहीं दिया कि समलंब चतुर्भुज या सम चतुर्भुज है, केवल चतुर्भुज नाम दिया, तो हमें इस प्रकार से दिया है कि भाई ऐसे विकर्ण था और उसका एक विकर्ण का माप ये था, ऊंचाई ये कितनी थी, दूसरी ऊंचाई कितनी थी, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये वाला। तो 1/2 है जैसा का जैसा, गुना डी का मतलब विकर्ण का माप, विकर्ण क्या है 24, गुना h1 क्या है 13 प्लस h2 क्या है 8। अब जो भी कट रहा है उनको काट लो, ये 2 से कितनी और कटेगा 12 बार, इन दोनों को अंदर जोड़ लो, तो 12 गुना 13 और 8 कितने हो जाएंगे डायरेक्ट ही लिख देंगे, 13 और 8 21, इनको गुणा कर लो। 12 एकदम 12 का 2 हासिल लग गया, एक बार तो ना 24 और एक हासिल वाला 25, यानी 252 मीटर है ना मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जब आपको सूत्र आ रहा है तो आप इसको देखते ही सोल्व कर सकते हो। समचतुर्भुज के विकर्ण हमें दिया एक क्या 5 सेंटीमीटर है, दूसरा क्या 12 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो हमने क्या सीखा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण, यही सीखा था हमने। अब 1/2 तो है जैसा का जैसा, विकर्ण यानी 2 विकर्ण दिए, दोनों का मान लिख दो 7.5 गुना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो भी कट रहा है उनको काट दो, 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा 6 बार, तो 7.5 गुना 6, 6 पहले 30 का शून्य हासिल लग गया 3, 7 6 42 और 3 हासिल वाले 45, 1 अंक से पहले यानी यहाँ में लग जाएगा, तो जीरो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, कितना है 45 क्या है सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है ना, अब चुटकियों में आंसर निकाल के आंसर दे सकते हो। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो है तो एकदम आसान, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है क्वेश्चन को। ठीक है ना,
तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या है 6 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। इस प्रकार से मान लो वो चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये तो आयत हो गया। समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं क्या होगी बराबर ही होगी। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ठीक है ना। फिर क्या होता है शीर्ष लंब क्या है 6 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा पे शीर्ष लंब डाला गया वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, सॉरी। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसमें अगर एक विकर्ण कीजिए उसकी लंबाई क्या 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरी विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा समचतुर्भुज होता है ना, वो एक क्या होता है एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। या अपन समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज क्या होता है जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, ये वाली से बराबर, ये वाली से बराबर। अब मान लो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी श्रेणी में क्या हो सकता है, ये समचतुर्भुज है तो ये भी समचतुर्भुज क्या समांतर चतुर्भुज क्या हो सकता है समचतुर्भुज हो जाएगा इस कंडीशन में। इसलिए समचतुर्भुज को क्या माना जाता है समांतर चतुर्भुज भी माना जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शीर्ष लंब दिया है, इसका मतलब हमें किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा समांतर चतुर्भुज का। तो जो जो हमें दिया है वो हमें लिख लेना है। समचतुर्भुज की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। अब ये भुजा है ना, ये क्या हो जाएगी आधार भी हो जाएगी, इसको ही आधार मानेंगे, ये आधार ही है भुजा सब सेम ही है। शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण हमें दिया नहीं है, दूसरा विकर्ण बराबर में निकालना, ठीक है। अब देखो हमें जो दिया उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या दिया है समांतर चतुर्भुज के हिसाब से हमें समांतर चतुर्भुज का, देखो मैंने आपको फॉर्मूला नहीं लिखा था क्योंकि मुझे इससे नहीं पता था कि इसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में भी पूछ लेगा, तो शायद वो छूट गया। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आधार गुणा शीर्ष लंब, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे होते हैं जब अपन ट्यूशन करते हैं, ट्यूशन में आते हैं ना, उसके हिसाब से याद आते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार का मतलब जो भुजा का मान पर वही हो जाएगा, शीर्ष लंब यानी हमें दिया है, तो जो क्षेत्रफल आएगा समांतर चतुर्भुज का वही क्षेत्रफल क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हमें पता है क्या लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। चूंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, हमें पता है कि समचतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जो हमारा समचतुर्भुज होता है ना वो एक समांतर चतुर्भुज के जैसा ही होता है, ठीक है। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं, समचतुर्भुज का नहीं निकाल सकते क्योंकि क्षेत्रफल भी नहीं है और दूसरा विकर्ण भी नहीं, दो चीजें नहीं तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपन समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर तो हमको निकालेंगे तो वो भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर अपन दूसरा विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। अब देखो आधार क्या है जो हमारे भुजा का माप वही आधार है 6 गुना शीर्ष लंब क्या है 4, तो 6 जो कि 24 मीटर में सेंटीमीटर में, तो 24 सेंटीमीटर। अब ये जो क्षेत्रफल आया है वही क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके क्लियर है ना सभी को। हमारे पास जब क्षेत्रफल आ गया तो अपन दूसरा विकर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण।
अब 1/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 24 बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण क्या है एक विकर्ण है 8 दूसरा हमारे पास में है नहीं तो हम लिख देंगे इसकी जगह विकर्ण लिख लो आप या दूसरा विकर्ण भी लिख सकते हो ठीक है। अब ये 2 इसके आ जाएगा किधर भाग में तो 24/2 बराबर 8 गुना पूरे भाग में ना तो गुणा में आएगा गलत कर रहे थे भाग में तो गुणा में आएगा 8 गुना विकर्ण तो गुणा कर देंगे तो एक हो जाएगा 24 गुना 48 बराबर 8 गुना विकर्ण और विकर्ण निकाल सकते हैं विकर्ण को तो उधर रख लेंगे 8 इसके आ जाएगा भाग में 48/8 बराबर विकर्ण तो विकर्ण क्या आ जाएगा 48 में 8 का भाग लगा दो 6 सेंटीमीटर यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें दूसरे विकर्ण का माप भी बताना था कि वो कितना है दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर तो हम एक मतलब हमें संकेत दिया है शीर्षलंब दे दिया समचतुर्भुज दे दिया आधार यानी भुजा का माप दे दिया तो हम समचतुर्भुज किसके बराबर होता है समांतर चतुर्भुज के बराबर होता है जितना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका होगा समांतर चतुर्भुज का होगा और मैंने आपको बता दिया कि समचतुर्भुज कब समांतर चतुर्भुज होता है ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है इसलिए ध्यान से करेगा ठीक है ना मैं आपको डरा रही नहीं मैं आपको बता रही हूँ इसको थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इसमें इकाइयां है ना वो अलग अलग है पहले यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पे आपको पूछा है वर्ग मीटर में तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको क्योंकि दो इकाइयां कभी भी आपस में गुणा अलग अलग इकाइयां आपस में गुणा नहीं होती या भाग नहीं लगता जब भी अपन करेंगे तो हमें क्या करना उसको पहले एक इकाई में चेंज करके फिर उसमें आंसर निकाल के देना ठीक है। तो हमें जो दिया है पहले हम वो देखते हैं हमें क्या बोला है कि भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें यानी कि कोई भवन उसका फर्श है उसमें इस प्रकार के समचतुर्भुज के आकार के कितने टाइलें लगे हुए हैं इस प्रकार से 3000 टाइलें लगी हुई है और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं यानी कि जो एक टाइल है ना इसमें एक विकर्ण कितना है 45 सेंटीमीटर का दूसरा वाला कितना 30 सेंटीमीटर का तो इसका मतलब अपन इसे क्या निकाल सकते हैं इस टाइल का क्षेत्रफल एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एक टाइल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समचतुर्भुज के आकार का है टाइल किसकी है समचतुर्भुज के आकार के तो हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र के हिसाब से इस एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे एक टाइल का निकाल के 3000 से गुणा करेंगे तो 3000 टाइलों का यानी पूरे फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा ठीक है। तो देखो हमें जो जो दिया उसके हिसाब से हम करते हैं समचतुर्भुजाकार टाइल के विकर्ण बराबर क्या है 45 सेंटीमीटर और दूसरा वाला है 30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे समचतुर्भुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2 गुना विकर्ण गुना विकर्ण 1/2 गुना विकर्ण का मतलब 45 गुना 30 जो भी कट रहा हमको काट दो 15 बार कट जाएगा 45 को 15 से गुना कर लो 15 5 5 80 लग गया 7 15 4 60 तो 6 67 यानी कि 675 इसमें सेंटीमीटर में ना तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जब भी आएगा उसमें आएगा स्क्वायर ये तो हमारे पास में क्या आ गया एक टाइल का आया है यानी कि जो समचतुर्भुज का टाइलें थे ना उसमें एक टाइल का आया हमें कितनी टाइलों का निकला 3000 टाइलों का तो हम लिखेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर क्योंकि जब वो फर्श पे क्या करवा रहा पॉलिश करवा रहा तो एक टाइल पे थोड़ी ना करवाएगा पूरा जितना फर्श है जितनी टाइलें लगी है सब पे करवाएगा ना पॉलिश तो हमें पूरे फर्श के लिए हमें सब टाइलों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना कि सबने किसी जगह घेरेंगे 3000 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 3000 गुना 675 बराबर क्या हो जाएगा 3 जीरो है जैसे लगा दो अब 3 से गुना करो 5 दिन बदला तो 5 हासिल लगे 1 6 3 7 21 और 2 हासिल वाले सॉरी 1 हासिल वाला 7 21 1 हासिल वाला 22 22 का 2 हासिल लग गया 2 6 3 18 और 2 हासिल वाले 20 देखो कितना आया है इकाई दाई से 1 लाख 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 20 लाख 25,000 ये क्या आया हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो हमें जो इतना तो हमने निकाल लिया कि हमारे पास में टोटल टाइलों का क्षेत्रफल कितना है यानी कि जो फर्श है ना उसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है जितनी टाइलें लगी उनका क्या है
20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्या बोल रहा है, जो उस पर फर्श करवाएगा उसका खर्चा क्या है, 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो हमारे जो सेंटीमीटर में है ना, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा हमें मीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहां पे भी वर्ग मीटर है। इसका मतलब हमें किसमें निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 मीटर है तो 100 है, अगर स्क्वायर है तो मतलब मीटर स्क्वायर करने का मतलब 1 मीटर में 100 है, स्क्वायर करने का मतलब 100 गुना 100। तो 100 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। ये इतनी बात आपको क्या करना है, नोट करके रखनी है, ठीक है ना, याद रखो तो ठीक है, यहाँ पे लिखो तो ठीक है। अब इसको आपको चेंज करना है मीटर में, तो हम क्या लिखेंगे, 20,25,000 बटे, अब जब भी कोई आपको राशि सेंटीमीटर में दी है, मीटर में चेंज करोगे, यानी छोटी से आप बड़ी इकाई में जा रहे हो, तो हमें क्या करना है, भाग लगाना है। ऑलरेडी अपन सीख चुके हैं, तो किसका भाग लगाना है, 10,000 का, बराबर क्या हो जाएगा, 2 जैसे 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, यानी कि 10,000 कहाँ पे आ जाएगा, 202.5। ये किसमें आ गया, अब मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन ने चेंज कर दिया तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में। अब अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। देखो इसने क्या दिया है, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 4 रुपए। तो हमारे पास में क्या है, इसको आप वर्ग मीटर में बोल सकते हो। देखो यहाँ पे वर्ग मीटर ले लो, आपको भी बोलोगे ये तो मीटर में है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। ये क्या है, वर्ग मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो, मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया, आप वर्ग मीटर बोलो या मीटर स्क्वायर बोलो, सेंटीमीटर स्क्वायर बोलो या फिर वर्ग सेंटीमीटर बोलो, एक ही है। इसको अपन क्या लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 202.5 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर 4 गुना 202.5, गुना करता हूँ 5 को 20 का शून्य हासिल लग गया, तो 4 दूनी 8, 2 हासिल वाले 10, 10 का शून्य हासिल लग गया 1, जो हासिल वाला है 4 को 0 से करेंगे 4, हासिल वाला 1 में से वैसे 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, एक संख्या से पहले 10 मिला तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कितने रुपए आ जाएंगे, 810 रुपए। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें देखो गड़बड़ कहीं पे नहीं थी, गड़बड़ खाली कहाँ पे थी, यहाँ पे, क्योंकि हमें दिया तो सेंटीमीटर में था और हमें आंसर दे रहा है, जो हमें खर्चा दे रहा है ना वो दे रहा है वर्ग मीटर के हिसाब से। तो पहले हमें क्या करना है, या तो आप इसको चेंज कर सकते थे वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर में चेंज करते तो आपको क्या करना पड़ता, इसको 100 से गुणा करना पड़ता। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, 10,000 का भाग लगा देंगे, तो वो ज्यादा इजी रह जाएगा, क्योंकि इससे 0 से 0 कट हो जाएंगे। तो इसका भाग लगाएंगे तो 100 का नहीं लगाएंगे, किसका लगाएंगे, 10,000 का, क्योंकि हमारी इकाई कहाँ चल रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहे तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा 100 यानी 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार मैंने चेंज कर लिया, फिर 4 के हिसाब से खर्चा पूरा 810 रुपए उसके आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या है, एक मोहन है, वो क्या करता है, समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है ना। अब उस खेत के क्या होता है, एक साइड तो सड़क है, दूसरी साइड क्या है, नदी है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी कि खेत है ना, इसके जो सड़क के साथ वाली भुजा है ना, यानी ये वाली और ये नदी के साथ वाली भुजा, ये दोनों क्या, ये भुजाएं क्या आपस में समांतर है, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या, और लंबाई में दुगनी है, यानी कि ये जो सड़क नदी के साथ वाली भुजा है ना, ये नदी के साथ वाली भुजा, ये सड़क की भुजा से क्या है, दुगनी। ये जितनी है ना, ये नदी वाली क्या उससे दोगुनी। वो बोला है उसको ध्यान से देखना, नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। लंबाई में दुगनी कौन सी है, पहली बात किसकी हो रही है, नदी की। तो नदी की जो भुजा है, नदी के साथ वाली भुजा, उसकी लंबाई क्या होगी, सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई की 2 गुनी होगी। इतनी बातें तो हमें दी है। फिर आगे देखो क्या है, और इस खेत का क्षेत्रफल हमें दिया जो कि 10,500 मीटर स्क्वायर, और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि ये दो समांतर भुजाएं ना, इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई निकाली, तो हमें ये वाली भुजा की लंबाई बतानी है। देखो इसमें हमें क्षेत्रफल दे दिया है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि उनकी ऊंचाई भी दे दी है, और हमें ये भी संकेत दिया है कि ये वाली जितनी है ना उसकी दुगनी क्या है,
नदी के साथ वाली भुजा, तो हम इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या, इसमें थोड़ा मानना भी पड़ेगा हमें कि हम एक को तो मानेंगे x, और जो दुगनी है उसको कर लेंगे 2x। ठीक है, पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं ना। खेत समलम, खेत का क्षेत्रफल दिया है वो लिख लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर। ओके, आगे क्या है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या है, 100 मीटर। अब देखो और क्या बोल रहा है, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, ये तो ठीक है, और लंबाई में दूरी है। तो हम क्या करेंगे, पहले सड़क का मान लेते हैं। सड़क के, माना कि सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, वाली भुजा की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर क्या होगी, x मीटर। क्यों होगी x मीटर, क्योंकि इसने क्या बोला है कि नदी, सड़क के साथ वाली भुजा ना, नदी के साथ वाली भुजा ना वो सड़क के साथ वाली भुजा से कितनी है, दुगुनी है। तो हमें कौन सी माननी पड़ेगी, सड़क की। नदी की क्या हो जाएगी, उसके 2 गुनी यानी 2x हो जाएगी। इसलिए नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर 2 गुना x यानी 2x मीटर। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, खेत का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि समलंब क्या करता है खेत, इसलिए खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 नहीं, पहले क्या लिख देते हैं, ऊंचाई गुना गुना समांतर भुजाओं का योग, योग बटे में 2। अब ऊंचाई क्या नहीं, हम जो बीच की दूरी है वही ऊंचाई है, 100 गुना क्षेत्रफल हमारे पास में ऑलरेडी है, इसको भी लिख लो साथ में। 100 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी पहली भुजा क्या है, जो सड़क के साथ वाली, नदी के साथ वाली भुजा है ना, जो अपन ने मानी x + 2x बटे में 2। अब देखिए ये हमारे किस में आ गया, इसके भाग में, इससे इधर लाएंगे बराबर किस में आ जाएगा, गुणा में। 10,500 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणा x + 2x क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 100 को या तो आप क्या करो, इधर भाग में लेके आ जाओ, तो 3x उधर आ जाएगा, तो 10,500 गुणा 2 बटे में 100 आ जाएगा, बराबर 3x हो जाएगा। तो 0 से 0 2 कट हो जाएंगे, इधर क्या बच गया, 105 गुणा 2 बराबर 3x। गुणा कर लो, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 210 बराबर 3x। x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 210 के बटे में आ जाएगा 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 3 21 0, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 70 सेंटीमीटर। तो x, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर, 70 मीटर। तो x बराबर 70 मीटर आ गया। इसका मतलब x अपन ने क्या करना था, सड़क के साथ वाली भुजा, हमें बताने क्या है, नदी के साथ वाली भुजा। हमारी जो 70 आई है वो क्या है, अक्स क्या है, सड़क के साथ वाली भुजा। हमें पता नहीं नदी के साथ वाली भुजा, तो हम क्या लिखेंगे, नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई बराबर 70 गुना 2 बराबर 7 दूनी 14, 140 मीटर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, क्लियर हो सभी को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्या दिया है, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ है ना, वो किसके आकार का है, अष्टभुजाकार का है, यानी कि जैसे 8 भुजाएं होती है ना, उसके आकार का है। जैसे मैंने इसका चित्र बनाया, आपको ये वाला चित्र दिया, अष्टभुजा का है ना, 8 भुजाएं हैं, इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ चबूतरा कोई बनाया है, उसका जो ऊपर उठा हुआ पृष्ठ है ना, उसका आकार किसका, अष्टभुज के आकार का है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो उसका ऊपर का पृष्ठ है अष्टभुजा का, उसका क्षेत्रफल अपन को निकालना है। तो इसका ऊपर का जो पृष्ठ है उसका आकार कैसा, इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हम ऐसे तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या क्या कौन कौन सी आकृतियां मिलती है। एक तो देखो ऊपर यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ, एक तो ये हो गया, एक हम इसको यहाँ से भी इसको बांट सकते हैं। जब इसको बांटेंगे देखो, एक तो ऊपर समलंब बन रहा है, एक नीचे समलंब बन रहा है, और बीच में क्या बन रहा है,
आयत। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, दो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक आयत का क्षेत्रफल का, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगा के फिर क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे जो चबूतरा है ना अष्टभुजाकार, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अष्टभुजाकार चबूतरे की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या है 5 मीटर, ये दिया ना हमारे यहाँ पे 5 मीटर दिया, ये क्या है 5 मीटर। अब ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में बांटेंगे। जब इसको 3 भागों में बांटेंगे तो हमें दो तो क्या मिलेंगे, समलंब चतुर्भुज मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। तो हमारे पास में इस अष्टभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, वो मैं लिख देती हूँ। अष्टभुजाकार चबूतरे का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल बराबर 2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, यही आएगा। क्योंकि इस पूरे का जब अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने जब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो दो तो समलंब आ गए, समलंब चतुर्भुज, एक आयत क्षेत्र, आयत का क्षेत्रफल यानी एक आयताकार आकृति बनी है बीच में, तो हम इन तीनों का निकाल के जोड़ेंगे तो हमारे पूरे इसका आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखते थे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, समांतर भुजाओं का, जो समांतर भुजाएं होती है उनका माप होना चाहिए और उनके बीच की दूरी होनी चाहिए। तो जो समांतर भुजाएं हैं, देखो ये दी हमें 11 है, एक क्या है 5 है और इनके बीच की दूरी क्या है 4 है। इसी प्रकार आयत है, आयत की लंबाई कितनी 11 है, चौड़ाई कितनी है 5 है, तो इसको मतलब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग बटे में 2। अब देखिए हमें जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें पता है कि समांतर भुजाएं बराबर क्या है 11 मीटर और 5 मीटर, और बीच की दूरी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, दूरी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इससे अपन निकाल लेते हैं पहले समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ऊंचाई कितनी है ये वाली 4 गुना इनकी दूरी कितनी है 11, भुजाओं का माप है 11 प्लस 5 बटे 2। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4, इसको जब जोड़ेंगे तो निकलेंगे 11 और 5 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8, ये 4 और 8 कितने रहेंगे 32। अब ये जो 32 आया है क्या आया मीटर में है ना, सॉरी एक सेकेंड, ये मीटर में अपने गलत लिख लिया, ये सब आया है मीटर स्क्वायर। अब ये 32 आया, ये कितने समलंब का आया, एक का। हमें कितने समलंब का निकालना है, 2 का। तो हम देखेंगे 2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर एक आया तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 का हो जाएगा, 2 गुणा 32 बराबर 32 दूनी 64 मीटर स्क्वायर, ये तो आ गया। अब हम निकालते आयत का, आयत की लंबाई बराबर कितनी है 11 मीटर, चौड़ाई बराबर है 5 मीटर। आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 11 गुना चौड़ाई है 5, 11 5 55 मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था, जो अष्टभुजाकार चबूतरा है उसका टोटल क्षेत्रफल कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे जब। तो हम क्या लिखेंगे, अष्टभुजाकार चबूतरे का क्षेत्रफल बराबर क्या है 64 प्लस 55, 5 4 9 6 और 5 11, 119 मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ध्यान से करोगे तो बहुत आसान है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और आपके साथ में पढ़ने वाले फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ भी इस क्लास को आगे शेयर कर दीजिए, ठीक है।
इसी प्रकार से मैं आपके लिए आगे और क्लासेस लाती रहूंगी। अगर आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे क्या इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।